हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी विद्यार्थियों के जो मन के अंतर्गत एक संशय बना हुआ होता है उसको अपन दूर करेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ विद्यार्थियों के साथ साथ ही उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके जो गार्जियंस वगैरह होते हैं उनके मन में भी एक संशय बना रहता है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है अपना या आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि 10th कक्षा के बाद कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में प्रवेश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपन दोनों की बात करेंगे कि हाँ आपको कि अगर 10th आपने उत्तीर्ण कर लिया है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या है कि आपके जो 11th क्लास के एडमिशंस वगैरह चालू हो गए हैं। तो लगभग विद्यार्थी अब क्या करेंगे कि 1 तारीख से मतलब कि लगभग 26 तारीख के और 1 तारीख के बीच में सभी स्कूलें क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो जैसा कि मेरा अनुभव है जहां तक, तो इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। अगर मैं साइंस लूं तो साइंस के अंदर मुझे मैथ्स लेना चाहिए, बायोलॉजी लेनी चाहिए, या फिर मैं एग्रीकल्चर लूं। तो यह एक विडंबना बनी हुई है क्योंकि बच्चों को काफी बार पता नहीं होता कि अपने को कौन सा सब्जेक्ट चयन करना चाहिए कि जो अपने आने वाले फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि मैं एक कृषि विज्ञान का छात्र हूं, इसलिए मैं कृषि के बारे में बताऊंगा आपको। और दूसरी बात ये कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो कोई कम नहीं होती या किसी भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होती। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों के ऊपर कि आप कैसी सब्जेक्ट का चयन कर रहे हो और कैसे उसको पढ़ रहे हो। मैं बात करूं कि कोई भी सब्जेक्ट है वो बुरी नहीं होती और कोई भी सब्जेक्ट अच्छी नहीं होती। तो अपन बात करें कि बुरी क्यों नहीं होती और अच्छी क्यों नहीं होती। बुरी इसलिए नहीं होती कि अगर आप 10th पास करने के बाद में 11th क्लास के अंतर्गत अगर आर्ट्स ले रहे हो, चाहे कॉमर्स ले रहे हो या साइंस ले रहे हो, तो वो कोई बुरी नहीं है। अगर आर्ट्स में भी आप अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी जॉब पे जा सकते हो। अगर कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स में भी अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी जॉब पे जा सकते हो। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के अंतर्गत भी अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी जॉब पे जा सकते हो। अब मैं बात करूं कि ये तो है कि हाँ सभी अच्छी है, लेकिन को अगर बुरी की बात करें तो बुरी भी कैसे है कि आपने चाहे कोई सी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो वो आपके लिए ही वही सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। अब कई बार होता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता था लेकिन मेरे घर वालों के प्रेशर में आके मैंने ये सब्जेक्ट का चयन कर लिया। जैसे कई विद्यार्थी आते हैं मेरे पास में कि सर मैथ से मैंने 11th कर लिया, 12th के अंदर आके फिर वो वापस सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो 11th में आते हैं कि सर 11th के अंदर तो घर वालों के प्रेशर की वजह से मैंने मैथ्स ले ली और मैथ्स लेने के बाद वो मेरे को समझ में नहीं आ रही। अरे सब्जेक्ट तो वो भी अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने समझने की कोशिश ही नहीं की, उसको समझने की कोशिश नहीं की। या फिर कुछ हो सकता है कि आपके पास में ऐसी विडंबनाएं हो। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट चयन करने के अंतर्गत अपने को समस्या देखने को मिलती है। अगर अपन ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहां पे मैथ एकदम टिपिकल तरीके से पढ़ाई जा रही हो तो आपका विश्वास क्या उड़ जाएगा। यानी कि जो मैथ पढ़ने का या सीखने का तरीका होता है ना, उससे आप कतराने लगते हो, दूर दूर भागने लगते हो। लेकिन वही क्या होती है कि मैथ अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने जाते हो या फिर अच्छी स्कूल से पढ़ते हो तो वहां पे क्या है कि इजी वे के अंतर्गत आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जाएगा। आप एवरेज स्टूडेंट हो तो उसके माध्यम से भी कि आपको कहां से सिखाना है, तो वो जीरो से सिखाते हैं। तो कोई वो भी आपका डिपेंड करता है कि हाँ कि सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट वगैरह है तो उसके अंतर्गत आपकी रुचि ना होना, कि रुचि क्यों नहीं बनती, क्योंकि आपका या तो टीचर है वो अपना 100% नहीं दे पा रहा, जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि आपके अंतर्गत रुचि पैदा नहीं हो रही। तो उस वो भी एक खामियाजा देखने को मिलता है। बात करें जैसे मैंने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छी नहीं है और कोई भी बुरी नहीं है, अच्छी का भी मैंने बता दिया और बुरी का भी बता दिया कि बुरी क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसी में भी जाओगे तो जॉब लगोगे। और अच्छी इसलिए नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट का चयन किया आपने और उसके अंतर्गत मेहनत नहीं करोगे तो भी आप क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा आज की जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है किसको लेकर, कृषि विज्ञान को लेकर, कि 10th कक्षा के बाद में अपने को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान में प्रवेश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि अपने पास में जो विद्यार्थी आता है वो 10th क्लास पास करके आता है। तो 10th क्लास पास करते ही यानी कि अगर वो 10th क्लास क्या करता है, पास करता है, पास करते ही उसके सामने 3 ऑप्शंस खुलते हैं। 3 ऑप्शंस खुलते हैं, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ बेसिक से। अगर आपके गार्जियंस वगैरह भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा जीरो लेवल से क्या होगा कि एक समझ में आएगा। बात करें कि 10th पास करते ही आपका बच्चा है, एवरेज है, अच्छा पढ़ने में है, या फिर अपन बात करें कि नॉर्मली है पढ़ने के अंतर्गत। लेकिन अपने पास में 10th पास करते ही क्या आता है, अपने पास में क्या होता है कि एडमिशन के अंतर्गत 50% वाला विद्यार्थी भी देखने को मिलता है, 45% वाला विद्यार्थी भी देखने को मिलता है, और 90 या फिर अपन बात करें 95% वाला
परसेंटेज वाला विद्यार्थी भी अपने को एडमिशन के लिए आता है। अब बात करें कि अपने पास में सब्जेक्ट कौन से आते हैं, तो अपने पास में आता है आर्ट्स, फिर आता है अपने पास में कॉमर्स, फिर आता है अपने पास में साइंस। तो अपने पास में 11th क्लास के अंतर्गत अपने को क्या कर सॉरी 10th पास करने के बाद में 11th क्लास के अंतर्गत अपने को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्ट्स आपकी नॉर्मल आर्ट्स होती है, कॉमर्स के अंतर्गत भी आपका कॉमर्स होता है, लेकिन जैसे ही आप साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत जाते हो तो साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत भी आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाती है। पहले आपको देखने को मिल जाती है आपकी मैथ, फिर आपको देखने को मिल जाती है बायो, फिर आपको देखने को मिल जाती है आपकी एग्रीकल्चर। तो आपको समझ में आ गया कि अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर पे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अपन यहां से चलते हुए आएंगे। अब मैं बात करूं कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है। किस लिए बुरा नहीं है? अगर आर्ट्स ले रहे हो, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो आप पटवारी बन सकते हो, आरएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आईएएस आरएस वगैरह आर्ट्स वाले बनते हैं। कॉमर्स वाला बन सकता है, साइंस वाला भी बन सकता है, बायो वाला बन सकता है, मैथ वाला बन सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी बन सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर के क्या बेनिफिट्स है उसको भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। अब हम बात करें कि आर्ट्स वाला भी अगर अच्छी मेहनत करेगा अच्छी जॉब पे जा सकता है, कॉमर्स वाला भी सीए बन सकता है, आपका अकाउंटेंट बन सकता है, अच्छा तैयारी करेगा तो अच्छे से। साइंस की अपन बात करते हैं, साइंस के अंतर्गत अपने को 3 ही बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। ज्यादातर मैथ वाले क्या होते हैं, आपके इंजीनियर बनते हैं, आपके बायो वाले क्या होंगे, आपके डॉक्टर वगैरह बनेंगे। और नॉर्मल वैकेंसियां हैं, जो जितनी वैकेंसी आर्ट्स कॉमर्स वाला दे सकता है वो सभी वैकेंसी आपका क्या कर सकता है, जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो आपकी दोनों को, यानी कि कॉमर्स वाली और आर्ट्स वाली को लगभग लगभग आपकी वैकेंसियां दे सकता है। लगभग लगभग सभी वैकेंसियों को ये विद्यार्थी दे सकता है। जो आपके 12th लेवल की आएगी या कुछ ग्रेजुएशन लेवल की आती है, उन वैकेंसियों को आप यहाँ पे दोनों को दे सकते हो। लेकिन एक बेनिफिट क्या मिलता है आपको साइंस लेने से, कि जो साइंस की वैकेंसी होगी ना, वो साइंस का विद्यार्थी ही दे पाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि साइंस अपने को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन साइंस कैसे सुपीरियर इनसे बन जाता है। अब बात करें कि आपको हर चीज का एक बूम आता है, या फिर अपन बात करें कि एक क्रेज आता है हर चीज का। तो अब आजकल क्या होता है कि एक साइंस की रट लगी हुई है कि किसी भी बच्चे के 70% से ऊपर बनते हैं तो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस ले। और ऑब्वियसली अच्छी बात है कि अगर बच्चा अच्छे रुचि है, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सभी बच्चों को अगर 99% भी है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप साइंस लाओ, आर्ट्स लाओ या कॉमर्स लाओ। अगर बच्चे की जिसमें रुचि है वो दिलानी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप खुद डॉक्टर हो, आप खुद इंजीनियर हो, या फिर आप खुद साइंस से पढ़े हुए हो तो आपका बच्चा भी साइंस ही ले, कोई जरूरी नहीं है। अगर उसके अच्छे परसेंटेज है, उसका जिसके अंतर्गत रुचि है, चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स हो, किसी में भी रुचि है, वो आप उसको दिलाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी साइंस की, कि साइंस अपने लिए बेटर क्यों हो जाती है। अगर साइंस लेते हो तो साइंस के अंतर्गत अपने को 3 चीजें देखने को मिलती है। अगर मैथ्स लोगे तो इंजीनियर बनोगे, बायो लोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर एग्रीकल्चर लेते हो तो उसके अंतर्गत जो आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह बन जाओगे, कृषि अधिकारी बन जाओगे। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी वगैरह हो गई, एडीओ वगैरह यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह हो गई, कृषि पर्यवेक्षक हो गया, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक हो गया। काफी वैकेंसी इसके अंतर्गत भी देखने को मिलती है। बायोलॉजी में भी काफी देखने को मिलती है और मैथ्स में भी काफी देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपन साइंस पे आते हैं। तो साइंस के अंतर्गत क्या होता है, एक तो बच्चों का और उनके पेरेंट्स की सोच क्या रहती है कि आजकल पता नहीं हवाबाजी बना रखी है, या फिर जो भी है मार्केट में, आप भी समझ सकते हो कि साइंस की एक अलग से ही हवा बना रखी है। क्या बना रखी है आपकी, कि हमारे बच्चे के पास में तो साइंस है, हमारा बच्चा तो साइंस बायो का स्टूडेंट है, हमारा बच्चा साइंस मैथ का स्टूडेंट है, हमारे बच्चों को तो हमने साइंस दिलाई है। और कोई भी होता है तो ज्यादातर क्या बोलता है, अरे यार अच्छे परसेंट बने, साइंस दिलाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो बच्चे के मन में है या जो बच्चे की रुचि है उसको देकर विशेष रूप से आपको उसी सब्जेक्ट का आपको चयन करवाना है। अपन बात करें कि साइंस का क्या हुआ, आजकल क्रेज बढ़ गया तो इसलिए सब साइंस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। आर्ट्स कॉमर्स के मुकाबले साइंस की ओर ज्यादा ले रहे हैं। अब साइंस के अंतर्गत भी अपन ने 3 स्ट्रीम में देखी कि आपके मैथ आ गया, बायो आ गया और एग्रीकल्चर आ गया। अब मैं धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे आ रहा हूं, कम टाइम के अंतर्गत ही कोशिश करूंगा कि अपने एग्रीकल्चर के ऊपर आए। अब साइंस तो ले ली अपन ने, अब साइंस में सबसे बड़ी विडंबना आती है बच्चों के पास में और बच्चों के पेरेंट्स के पास में कि अपन मैथ्स दिलाए, बायो दिलाए या एग्रीकल्चर दिलाए। मैं बोल रहा हूं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, जो बच्चा होगा जो खुद मेहनत नहीं करेगा
तब तक वो सभी सब्जेक्ट क्या है, बराबर है एकदम, यानी कि बेकार है और सभी के सभी अच्छे हैं। जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ ही नहीं होने वाला सब्जेक्टों के आधार पर। लेकिन मैं इतना सब बताना चाहूंगा कि अगर एक बात बताऊं, बायो मैथ ले रहा है तो इंजीनियर बनते हैं अच्छे अच्छे, बढ़िया पैकेज वगैरह होता है, डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी आप जानते हो। अगर एग्रीकल्चर भी ले रहा है तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी अच्छे पद देखने को मिलते हैं और अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं बात करूंगा कि आज आपके एग्रीकल्चर कैसे सुपीरियर है या फिर अपने को एग्रीकल्चर क्यों लेना चाहिए। एक जनरली छोटी सी मैं बात बताऊंगा, छोटी सी चीज पूछूंगा आपसे, जिससे कि आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अपन जनरली क्या करते हैं, मैथ्स लेते हैं, क्या बनते हैं, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर बनते हैं। बायो लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं। अगर अपन ले रहे हैं आर्ट्स, आर्ट्स लेके आप कोई भी सिविल जॉब के अंतर्गत जा सकते हो, या फिर अपने जो भी कोई जॉब, पटवारी हो गया, आपके आरएएस का हो गया, एसआई वगैरह हो गया। एसआई आजकल सभी दे सकते हैं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि आर्ट्स का विद्यार्थी क्या करता है, और पॉलिटिक्स वगैरह में जा सकता है। इसके साथ साथ ही आपके क्या करते हैं, कॉमर्स वगैरह के सीए वगैरह बन सकते हैं, सभी चीज बन सकते हैं। आपको लगभग लगभग सभी स्ट्रीमों का पता है किसके अंतर्गत क्या बना जाता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर क्यों लेना चाहिए। अगर अपन सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपने बात की कि आर्ट्स कॉमर्स वाले, साइंस वाले सभी है, पुलिस बन रहे हैं, आपके आईएएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, पटवारी बन गया, ग्राम सेवक बन गए, सभी बन गए, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन अपने को एग्रीकल्चर क्यों लेनी चाहिए। अगर अपन सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपको पटवारी की जरूरत पड़ती है, पुलिस की जरूरत पड़ती है, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सभी चीजों की प्योरिटीज नहीं है, यानी कि आपको पहले इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सुबह उठते हो तो वहां आपको सुबह सबसे पहले क्या चाहिए, जनरली अपने में भारत की बात करूंगा, भारत में उठते लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। अब कई विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे कि हम तो चाय पीते ही नहीं है, हम तो दूध पीते हैं, XYZ एक्सेट्रा, आप जो भी यूज में लेते हो, आप ग्रीन टी पी रहे हो, ब्लैक टी पी रहे हो, लेमन टी पी रहे हो, या कैपुचिनो वगैरह पी रहे हो, या फिर आप जो भी XYZ जो पी रहे हो ना, कोई भी चीज, लिक्विड चीज हो, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, वो सभी रिलेट करेंगे अपने एग्रीकल्चर से। सुबह उठते ही आपको ना पुलिस की जरूरत है, ना इंजीनियर की जरूरत है, और ना ही आपको कोई दरोगा की जरूरत है, ना ही कोई आपको पटवारी की, हटवारी की, कोई भी हो, XYZ किसी की नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर की आपको जरूरत पड़ती है। आपको पता ही होगा कि भारत की 60 से 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। किस पे, कृषि पर, एग्रीकल्चर पे। आपको पता है आजीविका चला रहे हैं 60 से 70% लोग किस पे, एग्रीकल्चर पे। दिन प्रतिदिन अपनी जनसंख्या कितनी वृद्धि दर बढ़ रही है। आपको पता भी है कि चीन से भी ज्यादा जनसंख्या अपन ने भारत के अंतर्गत हो गई है। अपने पास में जो खेत हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर अपने पास में जनसंख्या बढ़ रही है तो अपने को खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ेगी। अपने को दूध भी चाहिए, अपने को अंडा भी चाहिए, अपने को रोटी भी चाहिए, है ना, कपड़ा भी चाहिए, सभी चीज चाहिए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति। अब इसी चीज से मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, पहले कि अपने को सभी चीज की जरूरत पड़ती है, वो कहां से पड़ती है आपको, एग्रीकल्चर। तो अपन ने सुबह की बात की, अगर आप चाय पी रहे हो, चाय के अंतर्गत दूध आता है, वो कहां से आता है, आपके एग्रीकल्चर से। अगर बात करें कि चाय के अलावा और क्या आता है आपका, चाय के साथ में आपका क्या करोगे, उसमें दूध मिलाओगे, दूध कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। उसके अंतर्गत चाय मिलाओगे, चाय कहां से आती है, आप बागवानी से, बागवानी कहां से आती है, आपकी एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो चाय भी कहां से आ रही है, वहीं से आ रही है, एग्रीकल्चर से। इसके अलावा मैं बात करूं, जो आप इलायची वगैरह डालते हो, अदरक वगैरह डालते हो, ये कहां से आती है, आपकी एग्रीकल्चर से। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं कि चाय हो गया, चाय की जगह अगर आप मिल्क पी रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर। दोपहर में खाने की जरूरत है तो खाना कहां से आ रहा है, आपके एग्रीकल्चर से। एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर की एक लिमिट तक जरूरत पड़ सकती है, इंजीनियर की एक लिमिट तक जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये चीज है जिस आपको सुबह से लेकर शाम तक जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप बीमार हो, 5 दिन बिना डॉक्टर को दिखाए निकाल सकते हो, 5 दिन आप एग्रीकल्चर के बिना रह सकते हो, बिना खाना खाए रह सकते हो। आपको चाय पानी कुछ ही नहीं दिया जाए तो आप क्या खाना खाए बिना रह सकते हो 5 दिन। इंजीनियर बिना रह जाओगे, काम आपका पड़ा है वो बीच में अटका हुआ है तो वो चल जाएगा, 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना निकाल सकते हो आप। लेकिन एग्रीकल्चर के बिना निकाल सकते हो, खाने के बिना रह सकते हो। तो अपने को क्यों एग्रीकल्चर चुननी चाहिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। सुबह से लेकर शाम तक जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी चीज ये, लैंड अपनी कम होती जा रही है, भूमि अपनी कम हो रही है। कैसे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, अपन घर मकान वगैरह बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि अपने खेतों को अपन काट रहे हैं, खेतों को कम कर रहे हैं, मकान खड़े कर रहे हैं। तो अपने पास में भूमि भी क्या बची है, कम बची है। अपने ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, वो किस लिए आया था, भुखमरी को हटाने के लिए ही तो आया था। तो ऐसे ही क्या कि आने वाले टाइम पे ये तो श्योर है आपका कि एग्रीकल्चर में स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमेशा आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। अगर जनरली मैं बात करूं मूलभूत आवश्यकता क्या होती है एक इंसान की, तो मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत अपने कौन कौन सी चीजें आती हैं,
आपके क्या आता है? भोजन, कपड़ा, मकान, तीन ही चीज आती है। अगर मैं बात करूं भोजन, भोजन कहां से आएगा? कृषि से, अगर आप खेती करोगे तो। अगर आप कपड़ा, कपड़ा कहां से आता है? वो भी कृषि से। आपको पता ही होगा कि अगर अपन कृषि से के अंतर्गत जैसे रेशम कीट वगैरह पढ़ते हैं, कपास वगैरह पढ़ते हैं, उन्हीं से तो कपड़ा बन रहा है, रेशा बन रहा है, तो वो भी कहां से आ रहे हैं? एग्रीकल्चर से। अगर आपके पास में भोजन है और कपड़ा है, तो अगर आपके पास में अगर ग्रेन ज्यादा हो जाएंगे या भोजन ज्यादा हो जाएगा या कपड़े ज्यादा हो जाएंगे या रेशा आपने अच्छे से उत्पादन किया है, इन दोनों को बेचकर आप अपने आप में अपना मकान बना सकते हो। यानी कि आवश्यकता, जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है तीनों, वो पूर्ति कर सकते हो। किससे? कृषि से, एग्रीकल्चर से। अब समझ में आया आपको कि एग्रीकल्चर कैसे जरूरी हो जाता है। इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला फ्रेंड्स, कभी नहीं खत्म होने वाला। तो आपको समझ में आया होगा कि अपनी मूलभूत तीन ही आवश्यकताएं होती है और उनकी पूर्ति भी कृषि कैसे कर रहा है। आप मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एग्रीकल्चर के अंतर्गत करोगे, आप आराम से अच्छे से कर पाओगे। अब इसके अलावा अपन बात करें कि अपन इस वीडियो को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे डायरेक्ट कृषि विज्ञान के अंतर्गत, कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः क्या होता है कि एक मध्यम श्रेणी का छात्र होता है ना, यानी कि मध्यम श्रेणी के से कि जो ना ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना ज्यादा लोअर हो, नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा भी इसको अच्छे से कर सकता है। क्या बात करें, इसके अंतर्गत सामान्यतः अपने को तीन ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। पहला आता है आपका कौन सी? एग्रीकल्चर। दूसरी आती है अपनी बायोलॉजी और तीसरी अपनी आती है केमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत भी क्या हुआ फ्रेंड्स कि अभी राजस्थान की बात करूंगा मैं, अदर स्टेट के अंतर्गत आज भी ऐसे ही चल रहा है। कुछ स्टेटों के अंतर्गत आपको जो एग्रीकल्चर है, नॉर्मल एग्रीकल्चर पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी है वही जूलॉजी और बॉटनी वही देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री है वही आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत क्या किया है? एग्रीकल्चर का पोर्शन वही है, बायोलॉजी को चेंज कर दिया गया है, इसके अंतर्गत कृषि जीव विज्ञान कर दिया, कृषि जीव विज्ञान। केमिस्ट्री को भी चेंज कर दिया, कृषि रसायन विज्ञान। अब मैं बात करूं कि ये इसके अंतर्गत जो कृषि विज्ञान था आपका जो आएगा ही, तो कृषि के अंतर्गत क्या कर रहे थे? जो कृषि विज्ञान के अंतर्गत जो कृषि की बुकें पढ़ रहे थे, तो वो तो पढ़नी है ही, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अगर आप 11th पास करते हो, 12th पास करते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, तो वहां पे आपको जीव विज्ञान का कुछ पोर्शन देखने को मिलता है। इस जीव विज्ञान के अंतर्गत अब आप लोगों को जूलॉजी बॉटनी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा आपको क्या? पादप आनुवांशिकी, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, ये किससे संबंधित है? ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेंगे, फिर यही सब्जेक्ट्स वगैरह। कृषि रसायन की बात की जाती है तो इसके अंतर्गत आ जाती है आपकी मृदा, मृदा का निर्माण, आपके खनिज लवण, जो खनिज वगैरह होते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही जो भी आपके मृदा के निर्माण कैसे होते हैं, चट्टाने आदि, मतलब की जो केमिस्ट्री है वो पहले वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, आपका कृषि का ही पोर्शन है। तो जो यानी कि मध्यम पढ़ने वाला छात्र भी है ना, वो इसको आसानी से पढ़ सकता है और आसानी से ये आपके क्या होते हैं? तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो अच्छे से आपका पास हो जाता है। तो ये आपके क्या हुआ? सब्जेक्ट की बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको कि आपके बायो और मैथ से कैसे अलग बनाता है आपके कृषि साइंस को, या कृषि विज्ञान है उसको इनसे सुपेरियर या अलग कैसे बनाता है। आपने स्पेसिफिक कभी देखा है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइंस के अंतर्गत भी मैथ और बायो, इनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत स्पेसिफिक कोई वैकेंसी निकलती है? अगर आप 12th पास किए हुए हो, कोई भी विद्यार्थी होगा, जो विद्यार्थी देख रहा है वीडियो को, आप सच बताना कि आपने अगर आर्ट्स ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, साइंस ले रखी है, साइंस में भी कौन सी? मैथ ले रखी है और बायो ले रखी है ना? आपके 12th लेवल पे कोई स्पेसिफिक कोई वैकेंसी निकलती है आपकी? नहीं निकलती। एकमात्र आर्ट्स, आपकी आर्ट्स और कॉमर्स, इनके में तो निकलती ही नहीं है 12th लेवल पे, है ना? 12th लेवल पे कोई नहीं निकलती, लेकिन अपनी निकलती है किसमें? साइंस में। साइंस, साइंस में किसकी? लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स
लैब असिस्टेंट का एग्जाम है ना, वो आपके कौन से साइंस स्ट्रीम के कौन कौन से विद्यार्थी हैं, आपके मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, ये तीनों विद्यार्थी क्या हैं आपके, इसको दे सकते हैं। आपने कृषि विज्ञान का चयन किया है, आप इस वैकेंसी को दे सकते हो। आप मैथ वालों के बराबर भी हो, बायो वालों के बराबर भी हो, और अदर इनकी अगर 12th लेवल पे एग्जाम आ रही है आर्ट्स कॉमर्स की, तो वो भी आप इलिजिबल हो, ये दे सकते हो, सभी एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 12th एग्रीकल्चर, अगर आपने कर रखी है 12th एग्रीकल्चर, तो आपके लिए निकलती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये एकमात्र वैकेंसी ऐसी है कि 12th का जो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है ना, वो ही इसको दे सकता है। इसके अलावा लो बता दो मैं आपको कि इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी हो किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, आर्ट्स वाला कोई वैकेंसी निकाल रहा है खुद की, नहीं, कॉमर्स वाला निकाल रहा है, नहीं, साइंस वाला एक निकाल रहा है, तो वो उसके अंतर्गत आप भी एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, उसके अंतर्गत आप अच्छे से तैयारी करके उसमें नंबर ला सकते हो। लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके अंतर्गत आपके बायो वालों को नहीं लेंगे, मैथ्स वालों को नहीं लेंगे, कॉमर्स वालों को नहीं लेंगे, आर्ट्स वालों को नहीं लेंगे। बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ? आप सपोज करो कि 12th क्लास अगर आपने 17 साल 18 साल की में पास की, और 19वीं साल लगते ही अगर आपका सपोज करो कि अगर पास हो जाते हो, सुपरवाइजर बन जाते हो, क्या दिक्कत है? अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि 16-16 साल के विद्यार्थी क्या करते हैं, 12th पास कर ले, 17-18 साल के विद्यार्थी क्या करते हैं, 12th पास कर लेते हैं, करते ही डायरेक्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनते हैं आराम से, क्या दिक्कत है? आपने और स्ट्रीम में देख लो, 12th करते ही आपके पास में अपॉर्चुनिटी है इतनी। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे कंपटीटर आपका 12th एग्रीकल्चर का विद्यार्थी ही होगा, और एग्रीकल्चर के अंतर्गत इतनी भीड़ नहीं है जितनी आप सोच रहे हो अभी। अब कई विद्यार्थी, कई महापुरुष ज्ञानी ऐसे भी बोलेंगे कि आपको क्या पता है कितनी वैकेंसी आती है, ऐसे और वैसे और वैसे, उन पे ध्यान नहीं देना अपने को। अपने चयन किया है, मैंने पहले बोला था कि कोई स्ट्रीम खराब नहीं है, कोई स्ट्रीम अच्छी नहीं है। आप खुद अगर सच्चाई से अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो सभी स्ट्रीम अच्छी है, लेकिन मैं कृषि का छात्र हूं इसलिए मैं कृषि के बारे में बता रहा हूं कि आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज है। मेरे पास में एडमिशन के लिए आते हैं बच्चे, स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ, तो कई बार पेरेंट्स वगैरह पूछते हैं कि अपने को एग्रीकल्चर क्यों दिलानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने को एग्रीकल्चर क्यों लेनी चाहिए, काफी टाइम तक इसका स्कोप कैसे रहेगा। तो आपको समझ में आया कि एक बेनिफिट्स तो आपको समझ में आ गया कि आपका क्या हुआ, 12th लेवल पे एकमात्र वैकेंसी है जो आपका ये करवाती है। चलिए समझ में आया। अब इसके अलावा मैं बात करूं, आपके ये तो हो गया आपका कि चलो 12th ले ली, 12th के बाद में क्या करना है आपको, जैसे 12th करते हो फिर उसके बाद में क्या होता है आपके, 12th के बाद में आपको करनी है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करोगे, ये होती है आपकी 4 साल की, 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर। ये आपका 4 साल का डिग्री होगी, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, जिसे कि एक टेक्निकल डिग्री कहा जाता है। काफी शानदार डिग्री होती है, इसके अंतर्गत आप एग्रीकल्चर के बारे में सब चीजें जानते हो। अगर मैं बात करूं 12th लेवल पे आपकी कौन सी आ गई थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आ गई थी। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी क्या थी, लैब असिस्टेंट की, है ना, लैब असिस्टेंट की आ गई, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आ गई। अब जब भी आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन से पहले आपके पास में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिनसे आपसे करनी चाहिए, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंतर्गत अपन ये भी बात करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी वैकेंसियां है, कौन सा स्कोप है, कौन सा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा है, एजुकेशन में आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ कि 4 साल की अपने को क्या करनी पड़ती है, 12th के बाद में बीएससी करनी पड़ती है। इसके लिए आपके 12th बाद में क्या होगा, एंट्रांस एग्जाम होगा, एंट्रांस एग्जाम होगा। उसके अंतर्गत जैसे कि अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो आईसीआर के थ्रू होता है आपका, एक बीएचयू का एग्जाम होता है। तो ये आपके काफी मोस्टली एग्जाम होते हैं, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इसके द्वारा एग्जाम होता है। और बीएचयू होता है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा एंट्रांस लिया जाता है, जिसके द्वारा आप एग्रीकल्चर बीएससी के अंतर्गत क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो ओवरऑल इंडिया के आधार पर। मैं बात करूं एमपी के अंतर्गत, एमपीपीएटी, यानी कि एमपीपीएटी के नाम से आपका एंट्रांस लगती है। तो उसके एंट्रांस को एग्जाम क्रैक करके आप एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे यूपी के अंतर्गत भी एग्जाम होता है, उसके एग्जाम को क्रैक करके आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। राजस्थान की मैं बात करूंगी, राजस्थान के अंतर्गत आपका जेट के नाम से एक एंट्रांस होता है, जिसे ज्वाइंट एंट्रांस टेस्ट यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोला जाता है। उसके थ्रू आप एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हो।
जब आप बीएससी कर लेते हो तो बीएससी के बाद में भी काफी आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी, अगर प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करनी है तो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपके जो डब्ल्यू की बात करूँ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके वन विभाग में यानी कि फॉरेस्ट के अंतर्गत भी आपकी काफी वैकेंसीज वगैरह आती हैं, वहां देखने को मिलती है, नाबार्ड के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ इफको के द्वारा भी आपकी शानदार वैकेंसी निकलती है। क्रिफको आती है, आपकी एनएससी आती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ऐसे काफी चीजें हैं कि जो मैं आपको बताऊं तो काफी वैकेंसियां हैं जो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन अपन ने बात की कि आपको 10th पास कर ली है तो 10th के बाद में आपको एग्रीकल्चर क्यों लेना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन कैसे औरों से अलग है या फिर अपने को कि सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर क्यों रहेगी। तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, इसके अलावा अगर आपके मन के अंतर्गत और भी कोई कंफ्यूजन हो कि 12th क्लास को लेकर के अपने को 11th क्लास के अंतर्गत एग्रीकल्चर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जिससे मैं आगे और भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कि हो सकता है कि मेरे दिमाग में ना आया हो या आपके मन के अंतर्गत वो चल रहा हो डाउट, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। लेकिन आपको जहां तक मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन मेरे से पेरेंट्स वगैरह पूछते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैंने पहले भी यही बोला था कि कोई स्ट्रीम बेकार नहीं है, कोई स्ट्रीम अच्छी नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम में जाओ, अच्छे से मेहनत करो और अच्छी जॉब लगो। यही मैं दुआ करूंगा कि सभी के सभी विद्यार्थी आराम से सक्सेस हो। हाँ, एक चीज और, एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है कि अपन बात करें जॉब, इंडिया के अंतर्गत आपको जॉब 1% देखने को मिलेगी। लेकिन एकमात्र सेटअप ऐसा है एग्रीकल्चर, अगर आप 12th एग्रीकल्चर करते हो या बीएससी एग्रीकल्चर करते हो ना, इसके अंतर्गत आप सेल्फ एम्प्लॉय या फिर आप क्या करते हो, बिजनेस बिजनेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको फार्म कैसे बनाना है, कौन सी ब्रीड का चयन करना चाहिए, आपको कैसे आप कम एनिमल्स में अधिक प्रॉफिट कैसे ले सकते हो, खेती करने का तरीका। एक बात बताओ, अपने एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत क्यों है? कोई जरूरी थोड़ी है। एक बात बताओ, खेती तो पहले से भी लोग करते हुए आ रहे हैं, तो वो भी चल सकती है ना। लेकिन उसमें नवाचार क्या हुआ है, अपने को सिस्टमेटिक तरीके से, एग्रीकल्चर का नाम ही क्या है, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर क्या है, एक तो आर्ट है और एक साइंस। आर्ट मतलब कि जो अपन किसी से सीखते हैं, अब जैसे अपने पेरेंट्स सिखा रहे हैं तो वो आर्ट है। साइंस लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अपने को करना, तो घर वाले भी उस चीज को करते हुए तो आ रहे हैं। लेकिन अपन साइंस क्या कहती है कि सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है, आपकी साइंस होती है, विज्ञान होती है। तो अपने को क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से, जो अपने को नई नई चीजें, आज आप लोगों ने देखा होगा कि तरबूज अपने जो पूर्वज थे या फिर अपने जो ओल्ड जनरेशन है अपनी वाली, वो उन्होंने तरबूज रेड कलर का ही देखा है ना, सीडलेस तरबूज नहीं देखा। लेकिन आपकी अभी कितनी वैरायटी आ गई, सीडलेस की आ गई, पूसा बिंदु वगैरह के नाम से। सीडलेस वैरायटी है किसकी, तरबूज की। तरबूज के अंतर्गत अब नए तरबूज आएंगे, उसमें बीज ही नहीं आएंगे, खाने में कितना आनंद आएगा, सोच के देखिए। तरबूज पहले लाल ही लाल कलर का दिखाई देखने को मिलता था, अब येलो कलर के तरबूज देखने को मिल रहे हैं। शिमला मिर्च अलग अलग कलर की दिखाई देने को मिल रही है। तो ये किसमें आप चेंज करोगे तब आएगा, तब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, उसी में तो कर रहे हो। और प्रॉफिट कैसे, आप वही टमाटर, अगर मैं बात करूँ टमाटर जनरली क्या होता है कि टमाटर का छोड़ो, अभी नई नई चीजें जैसे कि अपने बात की मिर्च की, अगर जनरली अपन मिर्च लाते हैं तो 30 से लेकर 40 रुपए किलो मान लो, खींच के 30 से 40 रुपए किलो जो नॉर्मल अपन मिर्च लाते हो। लेकिन वही मिर्च अगर आप जैसे येलो कलर की देखी होगी आपने, पर्पल कलर की देखी होगी, ऐसे अलग अलग यानी कलर्ड अगर मिर्च उगाते हो ना, तो वही मिर्च आपकी 90 से आपकी 100 रुपए kg हो जाती है। आप किसी भी बेकरी वगैरह में जाओगे तो वहां पे देखना, आप जैसे जंक फूड वगैरह खाते हो या फिर चाइनीज वगैरह खाते हो ना, उसके अंतर्गत अलग अलग कलर की आपके क्या मिलाई जाती है, शिमला मिर्च वगैरह मिलाई जाती है, वेजिटेबल्स मिलाई जाते हैं, अलग अलग जो अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो मिलाए जा रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, डिफरेंस कितना है, डबल हो गया ना, डबल से भी ज्यादा ही हो गया ऑलमोस्ट। तो जहां किसान पहले 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन वही इंसान एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसी चीज की स्टडी करके उसके अंतर्गत नवाचार करके वो 200 रुपए कमा रहा है। वही जगह है, वही चीज है, वही सब कुछ है। तो ये फर्क पड़ता है, आप खुद का कार्य कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत ब्रॉड लेवल का एग्रीकल्चर है, अगर अपन समझाने को बैठे हैं तो काफी चीजें हो जाती हैं।
तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा कि आई होप आप भी समझ पाए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जो अभी 10th पास करके आए हैं, ताकि उनको अपनी सब्जेक्ट चयन करने में आसानी हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।